नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली में दूसरे घर का मालिक, जिसे हम धनेश कहते हैं, वह कुंडली के सभी 12 भावों में यानी कुंडली के 1 से लेकर 12 घरों में क्या फल देता है। देखिए, जो दूसरा घर है उससे हम धन देखते हैं, कुटुंब या परिवार देखते हैं, जातक की वाणी देखते हैं, उसकी सेविंग्स यानी उसकी बचत देखते हैं, जातक की आंखें, जातक का मुख और इनके रोग आदि इस भाव से देखे जाते हैं। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो दूसरा भाव है, दूसरा घर है, वह आमदनी का घर नहीं है। आमदनी नहीं देखी जाती उससे। इससे संचित धन देखा जाता है। जैसे हार्ड कैश की तरह जातक के पास तिजोरी, सोना आदि ये की तरह जातक के पास, ये सब कुछ हम दूसरे भाव से या दूसरे घर से देखते हैं। आइए चर्चा करते हैं कि अगर धनेश पहले घर में स्थित हो, यानी कि लगन में आ जाए, जब दूसरे घर का मालिक पहले घर अर्थात लगन में विराजमान हो जाए, तो जातक अपने पराक्रम से धन कमाने वाला होता है। क्योंकि जो लगन का घर होता है वो सेल्फ होता है, वो तन होता है। जो लगन का होता है ना, वो तन को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। जातक की धन कमाने की जो प्लानिंग होती है, जो व्यूहबंदी होती है, वो बहुत अच्छी होती है। उसकी व्यूहबंदी के कारण उसका धन निरंतर बढ़ता रहता है। जातक की वाणी बहुत मधुर होती है। जातक गायकी के क्षेत्र में या एंकरिंग, जो इंटरव्यू करते हैं ना टीवी वगैरह में, एंकरिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ कमाते हैं। वहां वह बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते देखे गए हैं। जिनका धनेश लगन में स्थित हो, इस तरह के जातक स्टेज को बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। क्योंकि इनकी कमांड कई भाषाओं पर होती है, इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान होता है। इसलिए चाहे जितनी मर्जी बड़ी गैदरिंग हो, जितने मर्जी लोग बैठे हों, ये स्टेज को बहुत प्रभावशाली ढंग से संभाल लेते हैं। क्योंकि इनकी वाणी प्रभावशाली होती है और दूसरों को सम्मोहित करने वाली होती है, दूसरों को हिप्नोटाइज करने वाली होती है। अगर अशुभ धनेश लगन में पड़ा हो, तो जातक अपने ही बारे में सोचने वाला होता है, दूसरों के बारे में कम ही सोचता है। वह दूसरों का नुकसान करके भी पैसा कमा सकता है। इससे वह परहेज नहीं करता कि मैंने इस तरह का पैसा नहीं कमाना जिससे दूसरों का नुकसान होता हो। अशुभ दिनेश के कारण उसकी एजुकेशन यानी पढ़ाई लिखाई में भी विघ्न पड़ते हैं और इस तरह के जातक दूसरों से कठोर वाणी में बात करते देखे गए हैं। तो ये तो फल हो गया कि अगर धनेश लगन में हो। अब बात करते हैं कि अगर धनेश जन्म कुंडली के दूसरे घर में हो, यानी अपने ही घर में विराजमान हो जाए, दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में ही विराजमान हो जाए, तो जातक धनी होता है, वह ऐश्वर्यवान होता है, उसकी वाणी बहुत मीठी होती है और वह मौके के हिसाब से अपनी वाणी में परिवर्तन कर लेते हैं। यानी कि किस समय किसी से किस तरह की बात करनी है, इसकी नॉलेज इनको खूब होती है। समय के अनुसार, मौके के अनुसार यह दूसरों से बात करते हैं। अगर इस तरह के जातक कानून के क्षेत्र में हो, लीगल लाइन में हो, तो ये बहुत अच्छे वकील होते देखे गए हैं। क्योंकि जो दूसरा घर होता है वो विद्या का भी होता है। जातक एजुकेशन की लाइन में, जैसे टीचर हो गए, प्रोफेसर हो गए, इस तरह के क्षेत्र में या धार्मिक प्रवचन वगैरह करके भी धन कमाते देखे गए हैं। इनका जन्म अच्छे परिवार में होता है। अगर धन का मालिक धन में पड़ा हो ना,
तो जातक का धन जो जन्म होता है वह धनी परिवार में होता है। अगर दूसरे घर में अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, यानी कि धनेश पर ज्यादा अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक गैर कानूनी तरीकों से, इलीगल ढंग से धन कमाने वाला होता है। जैसे कि किसी की जमीन जायदाद का कब्जा लेना, गुंडागर्दी कर धन कमाना, इस तरह की बातों से धन कमाता है। और उसकी वाणी भी कठोर होती है और वह अपनी वाणी के कारण, अपनी कठोर वाणी के कारण नुकसान उठाता है। इस तरह के जातकों को आंखों की प्रॉब्लम्स, आई साइट संबंधी प्रॉब्लम्स आती हैं और आंखों के रोग, मुख के रोग और दांतों के रोगों से ये थोड़े परेशान रहते हैं। अब तीसरे घर पर चलते हैं कि अगर धनेश तीसरे घर में विराजमान हो जाए, अगर धन का मालिक तीसरे घर में पड़ा हो, तो जातक मेहनत करके धन संचय करता है। उसके भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार और उसके आसपास के जान पहचान के लोग उसकी पैसा कमाने में पूरी मदद करते हैं। अगर वह छोटी छोटी यात्राएं करता है तो यह उसके कैरियर के लिए, उसके काम धंधे के लिए बहुत उत्तम साबित होती है और उसके धन के लिए शुभ होती है। इसलिए यह उन कामों से अधिक लाभ उठाते हैं जिन कामों में इनको खुद चलकर ग्राहकों के पास जाना पड़ता है। जैसे कि किसी वस्तु की मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना, मशहूरी करना किसी वस्तु की, इस तरह के कामों में ये ज्यादा कामयाब होते हैं। शहर शहर जाकर भजन कीर्तन करना भी इस तरह के जातकों को बहुत धन लाभ करवाता है। अगर अशुभ धनेश, अशुभ का मतलब कि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, नीच का हो, अस्त हो, अंश बहुत कम हो, इस तरह का धनेश अगर तीसरे घर में विराजमान हो जाए तो पैसे कमाने में इसके भाई बहन ही रुकावट का काम करते हैं। जैसे दो भाइयों ने एक ही वस्तु की दुकान खोल ली और वो भी पास पास खोल ली और एक दूसरे के ग्राहकों पर अपनी नजर रखते हैं और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और दोनों भाई एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के काम होते हैं। फिर अगर अशुभ धनेश तीसरे भाव में आ जाए, अशुभ धनेश के कारण जातक के मन में पैसा खत्म होने का और बिजनेस में घाटा पड़ने का डर बना रहता है। उसको एक फोबिया सा हो जाता है कि कहीं मेरे पास पैसा खत्म ना हो जाए, कहीं मुझे बिजनेस में, व्यापार में कोई घाटा ना पड़ जाए। अब चलते हैं चौथे घर की तरफ। अगर धनेश चौथे घर में आ जाए तो जातक के पास अच्छा धन होता है, क्योंकि चौथा घर जो होता है वो केंद्र का स्थान होता है। चौथा घर सुख का भी होता है, इसलिए जातक धन के कारण अपनी सुख सुविधाएं वाली, जिसके कारण उसको सुख मिले, इस तरह की वस्तुओं पर अधिक खर्च करता है। इस तरह की वस्तुएं वह अधिक खरीदता है। उसे जमीन जायदाद यानी प्रॉपर्टी की सेल परचेज में लाभ होता है। जिसका धनेश चौथे घर में पड़ा हो, उस तरह के जातकों को घर बनाकर बेचने में भी बहुत लाभ होता है। कोई घर बना दिया, उसके बाद उसकी सेल कर दी, इस तरह के कामों में भी बहुत लाभ होता है। चौथा घर भूमि का होता है, माता का होता है। वैसे हम भूमि को भी माता का दर्जा ही देते हैं। इस तरह के जातकों को भूमि से संबंधित काम, जैसे खेती बाड़ी और जो वस्तुएं भूमि के नीचे से निकलती हैं, जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, इस तरह के कामों से भी काफी धन लाभ होता है और इस तरह के कार्य करके यह धन संचय करते देखे गए हैं। वाहन खरीद बेच में के धंधे में, जैसे कार सेल परचेज हो गया, इस तरह के धंधे में भी इनको अच्छा लाभ होता है। धनेश चौथे पड़ा हो तो जातक को अपनी माता जी से भी धन लाभ होता है और माता जी के आशीर्वाद से
उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अगर चौथे घर में अशुभ दिनेश पड़ा हो तो जातक का अपने परिवार से और अपने माताजी से वैचारिक मतभेद रहते हैं और जातक गलत ढंग से, गलत तरीके से पैतृक संपत्ति पाने की कोशिश करता है। अगर दिनेश अशुभ होकर चौथे घर में पड़ा हो तो इस तरह के जातकों को वाहन के कारण, वाहन खरीदने के बाद मानसिक चिंता का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार इनको कोई वाहन सूट नहीं करता। जैसे नया वाहन खरीदा, उसका एक्सीडेंट हो गया, या उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण वाहन पर तो बहुत खर्च कर दिया मगर उसमें इनको घाटा पड़ गया। अब देखते हैं पांचवें घर में अगर दिनेश हो, दिनेश अगर जाओ पांचवें घर में, अगर धन का मालिक पांचवें घर में विराजमान हो जाए तो जातक अपनी बुद्धि के बल पर धन कमाता है। उसकी संतान भी धन कमाने में उसकी सहायता करती है, क्योंकि जो पांचवा घर है वो संतान सुख का भी होता है। ऐसा भी देखा गया है कि संतान के जन्म के बाद, जब इस जातक के घर में संतान का जन्म होता है ना, तो उसके जन्म के बाद जातक के पास संचित धन बढ़ता रहता है। जैसे जैसे संतान बड़ी होती जाती है, संतान की उम्र बढ़ती रहती है, वैसे वैसे इसके पास संचित धन भी बढ़ता रहता है। पैसे कमाने के लिए इस तरह के जातक तरह तरह के जुगाड़ लगाते हैं और अपने जुगाड़ों में कामयाब होते देखे गए हैं, क्योंकि पांचवा घर जो है वो चौथे घर से दूसरा है। ये चौथा घर है, इसको एक लिख लिया, चौथे घर से ये दूसरा हो गया। जो पांचवा घर है वो चौथे घर से दूसरा है। शुभ दिनेश अगर पांचवें घर में पड़ा हो तो जातक के माताजी के पास भी प्रचुर मात्रा में धन होता है। जातक के पास इस तरह के गुण होते हैं कि वह बड़े से बड़े घाटे को भी प्रॉफिट में बदल देता है। चाहे बड़े से बड़ा घाटा पड़ रहा हो, इस तरह की चाल चलेगा, इस तरह की प्लानिंग करेगा कि वो घाटा प्रॉफिट में बदल जाएगा। और जिनका शुभ दिनेश पांचवें घर में पड़ा होता है, इस तरह के जातकों को अपने प्रेमी या प्रेमिका से, अगर पुरुष हो तो प्रेमिका से, अगर स्त्री हो तो प्रेमी से, इनसे भी धन लाभ होते देखा गया है। अगर भाई दिनेश अशुभ आ जाए पांचवें घर में तो जातक पैसा कमाने की बहुत चिंता करता है। इस चिंता के कारण उसको पेट की बीमारियां, नर्वस सिस्टम की बीमारियां जैसे नाड़ियों का कमजोर हो जाना, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। जातक की संतान भी जातक के पास जो उसका धन होता है उसको थोड़ा बर्बाद करती देखी गई है। अगर अशुभ दिनेश पांचवें घर में आ जाए ना तो जातक की जो संतान होती है वो उसका धन बर्बाद करते हुए देखी गई है। अब देखते हैं कि अगर धन का मालिक छठे घर में आ जाए, सिक्स्थ हाउस में आ जाए तो क्या फल देता है। अगर मजबूत दिनेश छठे घर में विराजमान हो जाए तो जातक अधिकतर नौकरी करते हैं, अधिकतर सर्विस करते हैं ऐसे जातक, क्योंकि यह धन के मामले में रिस्क थोड़ा कम ही लेते हैं। धन के मामले में ज्यादा रिस्क लेना इनको पसंद नहीं होता। या इस तरह कह लो कि इनमें दिलेरी इतनी नहीं होती कि ये धन के मामले में ज्यादा रिस्क ले सके, इसलिए बिजनेस कम ही करते हैं। अगर करते हैं तो उसको अधिक एक्सपैंड नहीं करते, ज्यादा फैलाते नहीं है उसको और ज्यादा बढ़ाते नहीं है उसको। इस तरह के जातक फौज में काम करते देखे गए हैं, नीम फौजी बलों में काम करते देखे गए हैं, सुरक्षा एजेंसियों में काम करते देखे गए हैं। इस तरह के कामों से धन अर्जित करते देखे गए हैं। अगर दिनेश शुभ होकर छठे भाव में विराजमान हो जाए तो इस तरह के जातक दुश्मनों से या कोर्ट केसेस से, इनसे भी इनको धन लाभ होता देखा गया है कि किसी पर कोर्ट केस कर दिया और बाद में समझौता हो गया और उस समझौते के कारण इनको बहुत धन लाभ हो गया। शुभ दिनेश अगर छठे भाव में हो तो जातक को
अपने नानके परिवार से भी धन लाभ होता देखा गया है। जहाँ नानके परिवार की सहायता से, नाना जी की सहायता से, मामा जी की सहायता से, जब नानके परिवार के अन्य रिश्तेदारों की सहायता से इस तरह के जातक धन संचय करते हैं। अगर भाई अशुभ धनेश छठे घर में आ जाए तो जातक के दिमाग में धन को खोने का डर सा बना रहता है। उसको बोलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे तुतलाकल बोलते हैं ना, बोलने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और उसको आंख वगैरह के रोग भी होते हैं। धन संचय करने में उसको प्रॉब्लम आती है। जब उसके पास थोड़ा सा धन संचय हो जाता है तो कोई ना कोई बड़ा खर्च आकर खड़ा हो जाता है, जिसके कारण संचय किया हुआ धन, जोड़ा हुआ धन खर्च हो जाता है। अब देखते हैं कि अगर धन का मालिक सातवें घर में आ जाए, जब दूसरे घर का मालिक सातवें घर में होता है तो जातक विवाह के पश्चात, आफ्टर मैरिज, विवाह के बाद अधिक धन संचय करता है, अधिक धन इकट्ठा करता है। जातक की जो पत्नी होती है उसका स्वभाव बहुत विनम्र होता है, बहुत अच्छा होता है। इस तरह के जातक अगर पार्टनरशिप में, साझेदारी में कोई काम करे तो इनको अधिक लाभ होता है। जातक विदेश से भी, फॉरेन की धरती से भी धन अर्जित करते हैं। अगर धनेश सातवें घर में हो और उस पर अशुभ प्रभाव हो तो, क्योंकि दूसरा घर भी मार्क घर है, जो धन का माल घर है, धनेश कहते हैं, वो भी मार्क घर है, और सातवां घर है वो भी मार्क घर है। अगर अशुभ धनेश सातवें घर में आ जाए, यानी मार्क स्थान का मालिक मार्क स्थान में आ गया, तो जातक का स्वास्थ्य, जातक की सेहत ठीक नहीं रहती और खराब स्वास्थ्य के कारण वह अधिक धन नहीं कमा सकता और अधिक धन संचय नहीं कर सकता, अधिक धन नहीं जोड़ सकता। जातक को अपनी पत्नी से भी मतभेद रहते हैं, जातक का उसकी पत्नी से भी मतभेद रहते हैं अगर धनेश अशुभ हो तब। और अशुभ धनेश के कारण जातक का एक से अधिक औरतों से भी संबंध हो सकता है। ऐसा देखने में आया है कि अगर अशुभ धनेश सातवें घर में हो, अशुभ होना चाहिए धनेश, इस तरह फालतू में किसी पर शक करना ठीक नहीं। धनेश अशुभ होना चाहिए, ज्यादा ही अशुभ होना चाहिए, तभी जातकों का एक से अधिक औरतों से संबंध होता देखा गया है। अब आठवें भाव पर चलते हैं कि अगर धनेश आठवें भाव में आ जाए, बहुत सीक्रेट हाउस होता है आठवां। अगर धनेश आठवें घर में होगा तो जातक धनी होगा, क्योंकि धन के मालिक की धन पर दृष्टि पड़ गई। देखिए, हर एक ग्रह की सातवीं दृष्टि होती है। अगर धनेश आठवें हो जाएगा तो उसकी सातवीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातवीं दृष्टि अपने घर पर पड़ जाएगी तो जातक बहुत धनी होगा। जातक को पैतृक संपत्ति से धन लाभ होगा। इसको वसीयत से, इंश्योरेंस यानी बीमा आदि से धन लाभ होगा। अगर जातक रिसर्च के क्षेत्र में काम करता हो, कोई अनुसंधान करता हो, तो उस क्षेत्र में भी जो है टॉप लेवल पर पहुंचता है, बहुत ऊपर के लेवल पर पहुंचता है। जहाँ जंतर मंत्र तंत्र से, ज्योतिष से और मनोरोग चिकित्सक होकर, जो साइकियाट्रिक के डॉक्टर होते हैं ना, वो मनोरोग चिकित्सक होकर भी धन लाभ करता देखा गया है। जातक के जीवन में अचानक धन लाभ के भी कई योग बनते हैं। अगर आठवें घर में धनेश अस्त हो, कमजोर हो, तो जातक को जो मैंने ऊपर लाभ बताए हैं वीडियो में, उससे धन लाभ तो होगा मगर विघ्न बाधाओं के बाद होगा। जैसे कोई कोर्ट केस करना पड़ सकता है, जातक का स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब रह सकता है। इस तरह के जातकों को सलाह दी जाती है कि वो नशीले पदार्थों से दूर रहें, वरना उनको नशीले पदार्थों की आदत बन सकती है, हैप्चुअल हो सकते हैं वो। अगर राहु या केतु का प्रभाव हो तो जातक को नकारात्मक
विचार ज्यादा आते हैं कि जिंदगी में तो कुछ नहीं रखा है, एक दिन तो मरना ही है। इस तरह के विचार जातक के जीवन में ज्यादा आते हैं। अब देखते हैं कि अगर दूसरे घर का मालिक नवे घर में आ जाए, धनेश भाग्य भाव में आ जाए, तो क्या फल देगा। देखिए, शुभ धनेश नवम भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। जातक मिट्टी को भी हाथ डालेगा ना तो मिट्टी भी सोना हो जाती है। यह घर पांचवें घर से पांचवा है। देखिए, जो पांचवा घर है ना, ये वाला पांचवा घर, इससे पांचवा है। पांचवें घर से पांचवा घर नौवा बनता है। इसलिए इस तरह के जातक टीचिंग लाइन में, जैसे प्रोफेसर हो गए, टीचर हो गए, धार्मिक गुरु हो गए, जज हो गए, राजनीति के किसी बहुत उच्च पद पर विराजमान हो गए, इस तरह के कार्यों से अच्छा धन अर्जित करते देखे गए हैं। क्योंकि पांचवें घर से पांचवा है, इस तरह के जातकों के बच्चे भी भाग्यशाली होते हैं। नवम भाव का संबंध विदेश से भी होता है, फॉरेन से भी होता है। जातक विदेश से भी धन कमाता है। अगर दूसरे घर का मालिक अशुभ प्रभाव में, भाग्य भाव में विराजमान हो जाए, यानी कि दिनेश अशुभ प्रभाव में आ जाए, तो जातक को भाग्य के कारण थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे शेयर मार्केट में अचानक नुकसान हो गया। और इस तरह के जातक की यात्राएं भी कष्टदायक होती हैं। जैसे हवाई सफर में सेहत का बिगड़ जाना, हवाई यात्रा में तबीयत का खराब हो जाना। इस तरह के जातकों को सलाह दी जाती है कि जब ये विदेश जाएं, अगर धनेश अशुभ का होकर नवे पड़ा हो तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवा लें। अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस करवा कर ही विदेश में जाएं। अब बात करते हैं कि अगर धन का मालिक 10वें घर में विराजमान हो जाए, धनेश 10वें घर में हो, तो जातक को सरकारी धन प्राप्त होता है। जैसे जातक सरकारी नौकरी में हो सकता है, सरकारी ठेके ले सकता है, सरकारी टेंडर आदि से उसको लाभ हो सकता है, या राजनीति में जाकर कोई ओहदा ले लेता है, किसी बोर्ड का चेयरमैन बन गया, किसी कॉरपोरेशन का चेयरमैन बन गया। इस तरह उसको सरकारी धन का लाभ होता है। इसके अलावा जातक की वाणी भी धन कमाने में उसकी सहायता करती है। जैसे जातक टीचर बन गया, कोई मोटिवेशनल वीडियो बनाने वाले, ऐसे जो इस तरह के वीडियो बनाते हैं जिसके कारण दूसरों का उत्साह बढ़ता है, उसे मोटिवेशनल वीडियो कहते हैं। इस तरह का वीडियो बनाने वाले हो जाते हैं। जहाँ तक धार्मिक प्रवचन देने वाले हो जाते हैं। इन कामों से अच्छा धन संचय करते हैं, अच्छा धन लाभ प्राप्त करते हैं। जातक लगातार अपने जीवन में पढ़ाई करते रहते हैं, चाहे उम्र कितनी ज्यादा भी हो जाए, ज्यादा उम्र तक भी ऐसे तो जातक पढ़ाई करते देखे गए हैं। और यह अपनी विद्या के कारण, अपनी स्टडी के कारण अपनी इनकम बढ़ाते हैं। जातक के पास संचय धन काफी मात्रा में होता है, क्योंकि जो 10वां घर होता है वो केंद्र के घरों में सबसे स्ट्रॉन्ग घर होता है। सबसे जो मजबूत केंद्र स्थान है वो 10वां स्थान है। जब धनेश 10वें आ जाता है तो जातक के पास धन, सोना, संचित धन काफी मात्रा में होता है। पिताजी से और पैतृक संपत्ति से भी धन लाभ होता है। और इस तरह के जातकों के काम पिताजी के आशीर्वाद से सिद्ध होते हैं। अगर जातक नौकरी करता हो तो इसकी कई पदोन्नति होती है जीवन में कई प्रमोशंस ले लेता है। अगर अशुभ धनेश 10वें घर में विराजमान हो जाए, अशुभ होकर धनेश 10वें घर में आ जाए, तो जातक के काम धंधे में विघ्न बाधाएं बहुत आती हैं। अगर वह नौकरी में होता हो तो अशुभ धनेश अगर 10वें घर में आ जाए तो जातक की ट्रांसफर, उसके तबादले अनचाहे स्थान पर होते रहते हैं, जिसके कारण उसके टेंशन बनी रहती है, स्ट्रेस में रहता है वो, क्योंकि बार बार ट्रांसफर्स होती रहती हैं। जातक को दांतों की समस्या पूरे जीवन भर बनी रहती है और उसके अपने पिताजी से भी वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर धन का मालिक
यानी धनेश 11वें घर में आ जाए तो क्या फल देगा। दूसरे घर का मालिक 11वें घर में हो तो भाई यह अपने आप में ही एक बहुत शानदार राजयोग है। जातक के पास प्रचुर मात्रा में धन होता है और वह दूसरों को ब्याज पर पैसा देता है, ब्याज पर धन देता है। जातक के अनेक मित्र होते हैं, सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है, सोसाइटी के लाइट पर्सन बहुत बड़े बड़े लोग इसके मित्र होते हैं जो धन कमाने में इसकी पूरी सहायता करते हैं, इसकी पूरी मदद करते हैं। इसको धन कमाने में ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती, बहुत आसानी से ये धन कमा लेता है। और जिसका गणेश 11वें घर में पड़ा हो वो अपने परिवार का भी पूरा ख्याल रखता है। अगर परिवार के किसी सदस्य को धन की जरूरत हो तो वह उसको धन दे देता है। इस तरह के जातक के बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और धन कमाने में इसकी सहायता करते हैं। अगर अशुभ धनेश 11वें घर में आ जाए तो भाई जातक को अपने मित्रों से ही धोखा खाना पड़ता है। इसके मित्र इसको धोखे से इसका धन हर लेते हैं, धोखे से इसको आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। अगर अशुभ धनेश 11वें घर में विराजमान हो जाए तो इस तरह के जातकों को सलाह दी जाती है कि अपने मित्रों के साथ बैठकर कभी शराब वगैरह का सेवन ना करें। अगर ड्रिंक वगैरह करना हो ना तो अकेले बैठकर शराब वगैरह पी ले, अपने मित्रों के साथ बैठकर शराब वगैरह का सेवन ना करें। अब बात करते हैं कि अगर धन का मालिक 12वें घर में विराजमान हो जाए, गणेश अगर 12वें घर में आ जाए तो क्या फल देता है। अगर गणेश 12वें घर में हो तो जातक विदेश में जा तो पक्का सेटल हो जाता है, विदेश में ही बस जाता है, जहाँ इस तरह का कार्य करता है, इस तरह का काम करता है जिसका संबंध विदेश से हो। वह कार्य तो अपनी जन्मभूमि पर रहकर ही करेगा, लेकिन उसके जो क्लाइंट्स होंगे उनका संबंध विदेश से होगा। शुभ और मजबूत गणेश अगर 12वें घर में बैठा हो तो इस तरह का जातक बहुत दयालु होता है। वह गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए हॉस्पिटल्स बनवाता है, उनके लिए वृद्ध आश्रम बनवाता है। अगर शुभ हो तो वही जातक के पास धन संचय नहीं होता। जैसे घड़े में छेद होता है ना तो उसमें कितना भी जल डालते रहो, मगर घड़ा जो होता है वो खाली का खाली ही रहता है। इस तरह के जातक कितना भी कमा लें, कितनी भी आमदनी कर लें, मगर पैसों की कमी बनी रहती है। और अगर अशुभ धनेश 12वें घर में आ जाए तो इस तरह के जातकों का जो पैसा होता है वो जुर्मानों में, लड़ाई झगड़ों में, कोर्ट केसेस में, इस तरह के कामों पर खर्च होता देखा गया है। तो भाई यह तो मेरा वीडियो था कि अगर गणेश जन्म कुंडली के 12 स्थानों में किसी भी स्थान में पड़ा हो तो उसका क्या फल होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तहे दिल से आपका ऋणी रहूंगा और मेरे वीडियो को लाइक व शेयर कर देना। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। थैंक्स ए लॉट।